अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास वॉइस क्लियर है? ओके। अच्छा, एक अनाउंसमेंट करनी है कि आज जैसे क्विज मैंने अनाउंस किया था लास्ट वीक कि आज क्विज होगा। तो क्विज जो है वो एलएमएस में मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक 10:15 पे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। लाइक हमारी अभी 2 सेशन मैं अभी पढ़ाऊंगी। जैसे ही उनकी 2 मीटिंग सेशन एंड होते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर क्विज, जो कि 10:15 पे एलएमएस पे आपको विजिबल हो जाएगा। 10:15 से लेकर 11:15 1 आवर का ड्यूरेशन है क्विज का। ठीक है। और सो क्विज के क्वेश्चन वहाँ पे एलएमएस पे आपको जो है वो विजिबल हो जाएंगे 10:15 बजे। 1 घंटे का टाइम है। 11:15 के से पहले पहले 11:15 तक आपने एलएमएस पे दोबारा क्विज अपलोड करना है। ठीक है, क्योंकि क्विज की अनाउंसमेंट पहले भी हो चुकी थी, लास्ट वीक भी मैंने की थी, और मैं अभी स्टार्ट में इसलिए बता रही हूँ कि 11:15 तक क्विज सबमिट करवाना है। इन केस अगर कोई 11:15 तक नहीं सबमिट करवा सकता ड्यू टू एनी रीजन, तो अब उसके बाद क्विज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। व्हाट्सएप पे प्राइवेटली मुझे बिल्कुल कोई सेंड मत कीजिएगा, मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगी। तो एलएमएस पे क्योंकि कोई इतना मुश्किल नहीं है, 30 to 40 मिनट उसका ड्यूरेशन है, बट सबमिशन के लिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है। तो टोटल यू हैव 60 minutes टू सॉल्व द क्विज एंड अपलोड इट इन ऑल द एलएमएस एज वेल। ठीक है, तो 1 घंटे का आपके पास टाइम होगा, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके रख लें। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी है आप मोबाइल वगैरह चार्ज करके रख लें। ठीक है, करना ही होगा कि क्विज को आप पेपर पे सॉल्व करेंगे। जितने पेपर आप यूज़ करेंगे हर पेपर पे आपकी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद उसकी पिक्चर लेंगे, और पिक्चर लेने के बाद तो उसी वर्ड की डॉक्यूमेंट में जो उसका क्वेश्चन है वहाँ पे आप अपलोड कर देंगे उन स्नैप्स को, जो आप स्क्रीन शॉट्स देंगे जो आपने पेपर पे सॉल्व किया होगा। और उसके बाद जो आप स्क्रीन शॉट लेंगे शुड बी क्लियर, ब्लर ना हो। ठीक है, ऐसे हो विजिबल हो, सो दैट जब मैं चेक कर रही हूँ, और सारी प्लीज़ एलएमएस पे ही अपलोड कीजिएगा, ताकि जब मैं चेक कर रही हूँ तो सारे मेरे पास क्वेश्चन एक साथ आ जाए और मैं 1 by 1 लिख के मार्किंग कर सकूँ। ठीक है, तो एक ही प्लेटफॉर्म हम यूज़ करेंगे, एलएमएस, और टाइम आपके पास 1 घंटे का है। 1 घंटे तक आपने अगर सबमिट नहीं कर सके तो काइंडली फिर अलग से मैसेज आए, क्योंकि क्लास में भी यही होता है ना ऑन कैंपस, कि जो क्लास में होता है वो क्विज अटेम्प्ट कर लेता है, जो नहीं होता वो मिस कर देता है। तो अभी यही सिनेरियो है कि आपके पास 1 घंटा होगा 10:15 से 11:15 तक। असाइनमेंट भी जो है वो असाइनमेंट 1 भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ एलएमएस पे आपके। ठीक है, तो वो आफ्टर क्लास आपको देख लीजिएगा। 21 फरवरी तक का टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास पूरा 1 वीक है असाइनमेंट को सॉल्व करने की। सारी बाकी जो असाइनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस है वो असाइनमेंट के डॉक्यूमेंट पे आपको मिल जाएंगे। कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर्स पढ़े थे। डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम क्रिएट करते हैं, कि वेन एवर वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, उसी टाइम पे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ये हम और ऑब्जेक्ट के जो हमने क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट जो फाइंड किया हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कि जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमने क्लास में डिफाइन किया था ये हमारे पास ऑटोमेटिकली लाइक मेथड कॉल हो जाएगा। और उसकी बेसिस पे जो हमारे क्लास लेवल इंस्टेंस वेरिएबल है उनकी वैल्यू जो हम अपनी कोई वैल्यू देना चाहें हम वो सेट कर सकते हैं। अगर हम ये वैल्यू नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली, और अगर आपने कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाया होगा तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपका सीएलआर बैकएंड पे ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। और उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से क्या काम होता है, उस क्लास के जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल है उन इंस्टेंस वेरिएबल को उनकी डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देता है। और अगर आप चाहें तो आप एक्सप्लिसिटली खुद से जाके भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं और उस पर अपनी डिफाइन वैल्यू दे सकते हैं। उससे ये होगा कि जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हर नया बनने वाला ऑब्जेक्ट इन वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल के लिए यही वैल्यू से इनिशियलाइज होगा। तो ये आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट टाइप वाज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको ये फैसिलिटी दे रहा है
कि हर और टाइम जब आप नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए आप डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं थ्रू दिस पैरामीटर्स। तो ये डिफॉल्ट आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर आपने बनाया और इसमें पैरामीटर्स पास कर दिए। पैरामीटर कौन से पास किए? जो आपके क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल है उसी की डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली आपने दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब होगा क्या, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो यू कैन पास टू वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग टाइप। अब ये सिनेरियो में स्ट्रिंग है तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग पास हुई है। अगर आपके पास कोई और सिनेरियो है जिसमें इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट है तो आप स्ट्रिंग फ्लोट और जो आपकी डाटा टाइप है क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल के लिए उसी के अकॉर्डिंगली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जो पैरामीटर्स एज एन इनपुट है। उसमें भी ये होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आप जो वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू उन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की लोकल वेरिएबल में सेट होगी और लोकल वेरिएबल के थ्रू आपकी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल में सेट हो जाएंगे। तो इससे आपको एडवांटेज ये होगा कि आप जितने ऑब्जेक्ट बनाना चाहें हर ऑब्जेक्ट को नई वैल्यू दे सकते हैं। तो जो वैल्यू आप पास करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली वो मेमोरी में जाके उस ऑब्जेक्ट के लिए स्टोर हो जाएगी। थर्ड वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर यूजली हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं उसके कंटेंट भी जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उससे सेम है, तो हम पूरे के पूरे उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे कंस्ट्रक्टर में एज एन आर्गुमेंट। तो इस केस में कंस्ट्रक्टर क्या इनपुट लेगा? एक और ऑब्जेक्ट लाइक दिस। एक हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि दो पैरामीटर ले रहा है, दो लोकल वेरिएबल जो कि उसी डाटा टाइप के हैं जो हमारी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल है। दोनों स्ट्रिंग है तो यहाँ पे दो लोकल वेरिएबल है। फिर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर है। उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी जो है वो इनपुट लेगा एज एन आर्गुमेंट। और हमने क्या किया, क्लास लेवल वेरिएबल पैरम1 और पैरम2 को किस तरीके से हमने सेट करवा दिया, जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के पैरम1 की वैल्यू पैरम1 कर दो। यानी कि जो प्रीवियसली ऑब्जेक्ट की पैरामीटर 1 की वैल्यू जो थी वो इस पैरामीटर 1 के लिए कर दो नए ऑब्जेक्ट के लिए, और पैरम2 की वैल्यू नए ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर दो, जो ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है उसके पैरम2 की वैल्यू। मेन में एक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू वेलकम डॉट नेट, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो गई, ओबीजी की वैल्यू हो गई, पैरम1 की वैल्यू वेलकम एंड पैरम2 की वैल्यू डॉट नेट। सिमिलरली मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सैम्पल ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू सैम्पल, और इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रीवियस वाले ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया ओबीजी, जो मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया है। तो वो इस वाले ऑब्जेक्ट को एज एन पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ये वाला उठाएगा वेलकम डॉट नेट और उसको एज एन आर्गुमेंट यहाँ भेज देगा। और मैं क्या कह रही हूँ कि जो नया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 1 है उसकी पैरम1 की वैल्यू क्या कर दो, जो ऑब्जेक्ट मैंने पास किया है उसके पैरम1 की वैल्यू जो हमने वेलकम सेट की थी। तो जो नया ऑब्जेक्ट है ओबीजी1 उसके पैरम1 की वैल्यू भी वेलकम हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट 1 की पैरम2 की वैल्यू ओबीजी यानी कि जो ऑब्जेक्ट मैंने पास किया है उसके पैरामीटर 2 की वैल्यू विच वाज डॉट नेट। तो इस तरीके से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की कंटेंट दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो रहे हैं। When we have concept of private constructor, ठीक है, यूजली हम ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर हम कब यूज कर रहे होते हैं, जब हम क्लास में का ऑब्जेक्ट बनाना हो और क्लास का ऑब्जेक्ट हम यूजली आउटसाइड द क्लास बनाते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को प्राइवेट कर देते हैं तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, और जब कोई चीज़ प्राइवेट होती है तो वो उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होती है। तो जब मैं एक कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दूंगी तो वो कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास, अगर मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहूंगी तो क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो इट विल शो मी एन एरर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नो ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैविंग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है, वो कह रहे हैं नो, अगर आपने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप आउटसाइड द क्लास नहीं बना सकते। However, we can create object of the class inside class method itself.
हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट उसी क्लास के मेथड के अंदर बनाएं। ठीक है, मैं आपको ये करके बता देती हूँ। मैं ये परफॉर्म करके बता रही हूँ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है, अगर हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट आउटसाइड दैट क्लास क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया। और जब कोई चीज़ प्राइवेट हो जाती है तो उसकी जो लिमिटेशन है, वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सपोज कि मैं एक क्लास बना रही हूँ, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। इसमें मैंने क्या दिया, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक इंट स्टूडेंट आईडी। लेट्स सपोज ये दो ही फील्ड रखी है मैंने अभी। उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पब्लिक स्टूडेंट। उसके मैं कह रही हूँ नेम इज इक्वल टू अली, एसटीडी आईडी इज इक्वल टू 1234। ठीक है, ये मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। अब मैं आउटसाइड, ये क्लास यहाँ एंड हो गई। अब मैं आउटसाइड द क्लास जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो किस तरीके से बनाऊंगी, स्टूडेंट एस टी वन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया और एस टी वन के लिए नेम और स्टूडेंट आईडी सेट हो गया। मैं उसको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। ये मैंने सारा काम आउटसाइड द क्लास किया है। सो डॉट राइट लाइन प्रिंट करवा देते हैं, एस टी वन डॉट नेम, यानी कि जो सेट हुआ है। ज़्यादा बेहतर तरीका मेथड यूज़ करना है, सो दैट हमें हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार प्रिंट नहीं करवाना पड़ेगा। एक दफ़ा ऑब्जेक्ट मेथड बना लें उसी क्लास स्टूडेंट में, और उसमें ये सारी फील्ड्स एक दफ़ा कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू प्रिंट करवा दें, और वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ डायरेक्ट फील्ड के नाम आएंगे, जैसे हम पहले भी करके देख सकते हैं। लेट्स सपोज अभी मैंने इसको ऐसे ही जाने दे रही हूँ। ठीक है, तो जो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवाई थी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, उसी के थ्रू ये वैल्यू मेरे पास सेट हो गई। ठीक है, बट व्हाट इफ कि अगर मैं इस पब्लिक कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास, जैसे ही मैंने इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट किया, पहले पब्लिक था, कोई एरर नहीं था, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे ही मैंने इसको प्राइवेट किया और आउटसाइड द क्लास में इसको एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या आया मेरे पास, इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देते हैं तो उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है आउटसाइड द क्लास वो पॉसिबल नहीं हो सकती। वाइल एस अगर मैं यहीं पे एक मेथड बना लूँ, लेट सपोज वो जो मेन का मेथड था, ये मेन का मेथड मैं उसी क्लास के अंदर बना लूँ। ठीक है, इसी क्लास के अंदर वो मेन का मेथड मैं कॉपी कर देती हूँ। तो देखें वो एरर यहाँ से हट गया।
और जब मैं इसको रन कर रही हूँ तो इसने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया और वो दोनों फील्ड्स को प्रिंट भी करवा दिया, क्योंकि मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन उसी क्लास के अंदर की है। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है और ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इस क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, तो मैंने इस क्लास के अंदर ही मेन का मेथड कॉल करवा दिया और इसमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? नहीं, कोई और वे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप मेथड के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो मेथड कॉल करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, वो मेथड कॉल करने के लिए भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। और जब भी कोई कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो जाता है तो फिर आप उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस ही नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो कोई मेथड भी एक्सेस नहीं होगा। लेकिन गेटर सेटर को एक्सेस करने के लिए भी तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ना, तो जब हम उसको क्लास से बाहर ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते तो गेटर सेटर तक पहुंचेंगे कैसे? हम अगर गेटर सेटर बना देते हैं, कंस्ट्रक्टर को एक्सेस गेटर सेटर के थ्रू कैसे करवाएंगे? और लेट सपोज हमने गेटर सेटर बना भी दिया, ठीक है, तो वो गेटर सेटर को कॉल करने के लिए भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, बट यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट आउटसाइड दिस क्लास। इसको मैं वापस वहीं ले जाती हूँ। ठीक है, मैं इसको मेन को वापस ले जाती हूँ अपने प्रोग्राम में, आउटसाइड द क्लास। एग्जैक्टली exactly. लेकिन हम कुछ सिनेरियोज में कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट भी रख सकते हैं जहां हम फोर्सफुली ऑब्जेक्ट क्रिएशन रोकना चाह रहे हो, तो वहां पे इसलिए हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो अब एक काम और करते हैं कि मैं यहीं पे इसी क्लास में एक और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ, पब्लिक स्टूडेंट, उसको मैं पब्लिक रखती हूँ। ठीक है, ये जो पैरामीटराइज्ड एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक कंस्ट्रक्टर मैं बना रही हूँ पब्लिक। इसके लिए मैं स्ट्रिंग एन कॉमा अगर तो आपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया तो फिर उसका ऑब्जेक्ट आप उसी क्लास के अंदर एक मेथड मेन मेथड बनाए और वहां पे एक्सेस करवाए। और अगर आप जो है चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टॉप हो सके तो इसलिए आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर रहे हो। ठीक है, नेम इज इक्वल टू एन एंड stdid इज इक्वल टू sid। ठीक है, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो गया जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसको प्राइवेट कर दिया, और एक मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसको मैंने पब्लिक रखा। ठीक है, अब मैं मेन से देखें, डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो तो एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। लेट्स सपोज मैं जो मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है हम उसके लिए वैल्यू सेट करके देख लेते हैं, जो कि पब्लिक है। स्टूडेंट s1 st2 इज इक्वल टू
स्टूडेंट st2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसमें हम दो वैल्यूज पास कर देते हैं, कॉमा, इसमें एरर नहीं आएगा। ठीक है, जो चीज पब्लिक है वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप सिर्फ वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते जिस टाइप के कंस्ट्रक्टर को आपने प्राइवेट रखा है। मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखा है जो कि पब्लिक है, तो मैं उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकती हूँ। बस ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं कॉल नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट रखा है। ठीक है, सिर्फ वो वाला एरर दे रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला, जो मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है जो पब्लिक है उसको मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकती हूँ। उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे कोड पे, वो हम नॉर्मल जैसे काम करते हैं हम उसी को इसमें कर सकते हैं। बस जो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैंने कहा std2 डॉट नेम, std2 डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये इसकी वजह से एरर दे रहा है तो कमेंट कर देते हैं। ठीक है, जो मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो वैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट नहीं है ये पब्लिक है, तो मैं उसको नॉर्मली एक्सेस कर सकती हूँ। जी, क्योंकि अगर बहुत सारे मेन मेथड होंगे तो आपका प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से एंट्री पॉइंट कहाँ से होगा। जैसे कहते हैं ना कि आपके पास एंट्री पॉइंट एक ही होना चाहिए सो दैट वहाँ से आपके प्रोग्राम में एंटर हो सके। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि इसको पब्लिक, इस वाले कंस्ट्रक्टर को दोबारा पब्लिक कर देते हैं जो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और जो हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसको प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर एक क्लास में किसी एक कंस्ट्रक्टर को भी आपने प्राइवेट कर दिया तो आप पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, पार्शियली आप बना सकते हैं, उन वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना सकते हैं जो पब्लिक है। तो देखिए मैंने ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को पब्लिक कर दिया और पैरामीटराइज को प्राइवेट। तो अब जहाँ मैंने ये बनाया था पैरामीटराइज, अब ये मुझे यहाँ एरर दे रहा है, और अगर मैं इसको हटा दूंगी तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन ये वाला एरर हट गया क्योंकि अब ये वाला कंस्ट्रक्टर पब्लिक हो गया है, और एरर कहाँ आ गया, जो मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक क्लास में किसी एक कंस्ट्रक्टर को भी प्राइवेट कर दिया तो आउटसाइड द क्लास आप पूरी क्लास की किसी भी कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जिस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट किया है बस उसी के थ्रू ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जो कंस्ट्रक्टर नॉर्मल है पब्लिक है उसका आप आउटसाइड द क्लास किसी भी टाइम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया है ये। जी, क्लास क्लियर हो गया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी। अगर कोई क्यूरी है कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रही थी, चलिए मैं आई गेस हमने नहीं डिस्कस की। लेट सपोज कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है, वी जस्ट हैव अ पब्लिक कंस्ट्रक्टर जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे एक्सेस कर दिया, ठीक है। नाउ मैंने ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया क्लास में, और मैंने ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा दिया, लेट अज्यूम, ठीक है, और फिर मैंने इसको दोबारा पब्लिक कर दिया ये, ठीक है। दोनों, एक कंस्ट्रक्टर है मेरे पास जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और एक कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो मैंने क्लास से रिमूव कर दिया। ठीक है, मैंने स्टूडेंट की क्लास में सिर्फ एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब जब मैं जहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट मेन में गई, मैं मेन में जाके अब जब मैं इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करूंगी तो ये यूज हो जाएगा, मतलब जो दो फील्ड्स हैं वो उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पास होंगी और उसके थ्रू क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल में सेट हो जाएंगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें मैंने सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया है, ठीक है, हमने अब तक ये पढ़ते आए थे कि जब तक हम अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए, इवन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नहीं, तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली CLR बैकएंड पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है जो कि इसके इक्विवेलेंट होता है। कैसे, अगर मैं इस क्लास के हिसाब से देखूं, जैसे मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, लेट सपोज मैंने इस क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर अभी नहीं बनाया, ठीक है, तो जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो CLR ऑटोमेटिकली बैकएंड पे एक कंस्ट्रक्टर बना देगा जो कि इसके इक्विवेलेंट होगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कंस्ट्रक्टर जो कि नेम को कर देगा नल यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की, और std id को कर देगा ज़ीरो, क्योंकि इंटीजर की डिफ़ॉल्ट टाइप ज़ीरो होती है। तो ये काम हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर देता है अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं बनाया, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ना तो डिफ़ॉल्ट, ना पैरामीटराइज, ना कॉपी, ठीक है। लेकिन बट इफ़ अगर मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया क्लास में और मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही बनाए हैं मैंने क्लास में, जस्ट जस्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी आउटसाइड द क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ, वो तो वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्सेस करना चाहूँ तो अब CLR ऑटोमेटिकली नहीं बनाएगा, क्योंकि मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो आपके कोड में भी, कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने नहीं बनाया और डायरेक्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, इट्स ओके। लेकिन जब आप मेन मेथड पे जाके अगर एक्सेस करना चाहोगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये एजम्पशन लेके कि अगर मैंने इस पैरामीटर के मैचिंग में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तुम्हारा CLR ऑटोमेटिकली बना देता है। तो CLR तब बनाता है जब आपने क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर ना बनाया हो। अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है क्लास में, और आप आउटसाइड द क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाले उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो वो एरर देगा। हाँ, अगर मैं यहाँ से ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हटा देती हूँ तो अब वो एरर हट जाएगा जो एम्प्टी वाले पे आ रहा था। देखो अब ये एरर हट गया। सो जब क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता और आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो CLR ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है। लेकिन अगर आपने अपनी क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया खुद से और डायरेक्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, सो जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करोगे वो तो हो जाएगा, उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर इस केस में आप चाह रहे हो कि आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लो, तो फिर यहाँ पे एरर होगा। एरर क्या होगा? देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन दैट करिस्पॉन्ड्स टू द
अब वो कह रहे हैं कि आप एक्सप्लिसिट वही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वही कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्लास में सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो अब आप आउटसाइड जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा होगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं कह रही थी कि आपके साथ आप डिस्कस कर लूँ, कि ऐसा ना हो कि कभी आप आगे जाके काम करें तो आपके माइंड में कि एरर आ रहा है। अच्छा देखो, कंस्ट्रक्टर में हम लॉजिक्स तो लगा सकते हैं, इफ एल्स की स्टेटमेंट्स वगैरह की, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स का यूजुअली ये टास्क नहीं है कि हम उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाएं। इफ एल्स लग सकता है, बिल्कुल मेथड की तरह हम काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते ही मेथड है, लेकिन कौन से मेथड होते हैं? स्पेशल मेथड होते हैं जिनका नाम सेम होना चाहिए क्लास के नाम के। लेकिन जो मेन पर्पस है कंस्ट्रक्टर का वो ये है कि दे आर यूज टू इनिशियलाइज द क्लास लेवल फील्ड्स। जो आपने क्लास की फील्ड्स बनाई हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज करें। मेथड की तरह ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि मेथड में हम कोई भी स्पेसिफिक टास्क करवा रहे होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सैलरी कैलकुलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कंस्ट्रक्टर पे भी आप ये काम करवाना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन constructors are basically designed for initializing variables which are defined for class. ठीक है, क्योंकि अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करवानी है तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर यूज करना इज नॉट अ गुड आइडिया। उसके लिए बेटर चॉइस क्या है? उसके लिए बेटर चॉइस ये कि आप कंस्ट्रक्टर यूज करने के बजाय आप कोई डायरेक्ट मेथड बना लें। कंस्ट्रक्टर को आप सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त वैल्यू पास करने के लिए यूटिलाइज करें, कि हमने जो ये इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हैं क्लास के, उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर्स बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि ये हमारे पास जो लोकल वेरिएबल्स हैं, ये लोकल वेरिएबल्स है ना, जहाँ पे जब हम वैल्यूज पास करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो वहाँ से जो वैल्यूज होंगी वो इन लोकल वेरिएबल्स में आएंगी, और इन लोकल वेरिएबल के थ्रू क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो लेट सपोज कि हम वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। लेट से मैंने इसका नाम है, तो ये लोकल वेरिएबल ही एक अलग ही वेरिएबल में जाके पहले स्टोर होगा और उस लोकल वेरिएबल के थ्रू नेम में आएगा। बट व्हाट इफ कि अगर मैं लोकल वेरिएबल का नाम हमारे क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसके इक्विवेलेंट रख देती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ नेम इज इक्वल टू नेम एंड एस टी डी आई डी इज इक्वल टू एस टी डी आई डी। तो इस केस में ये एरर देगा, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ सेट हो रही है। असाइनमेंट मेड टू सेम वेरिएबल, डिड यू मीन टू असाइन समथिंग एल्स? वो कह रहे हैं कि आप नेम में ही नेम स्टोर कर रहे हैं, और वो इस नेम को ये वाला नेम कंसीडर कर रहा है, उसी की वैल्यू उसमें सेट करवा रहा है। क्योंकि अब ये चीज कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि कौन, दोनों नेम तो सेम है हालांकि दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अब किसकी वैल्यू किसको सेट होगी? तो इसके लिए हम एक फिनोमिना यूज करते हैं दिस का कीवर्ड यूज करते हैं, दिस डॉट नेम। देखें, जैसे ही मैंने दिस किया, ये मुझे नेम और स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। ये कौन सा वाला दिखा रहा है? जो क्लास लेवल है। और इसी तरह मैं दिस यूज करूंगी स्टूडेंट आईडी के साथ। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया है कि आपने अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के जो लोकल वेरिएबल्स के नेम है, अगर वो आपने सेम रखे हैं क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल के, तो फिर उसके लिए आप दिस का कीवर्ड यूज करेंगे लेफ्ट साइड पे। और ये दिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये जो दिस के साथ आपने जो वेरिएबल्स यूज किए हैं, जो इंस्टेंस वेरिएबल यूज किए हैं, दैट आर क्लास लेवल। तो अब कंपाइलर इजीली गेट कर लेगा कि जो ये वाला दिस है, ये क्लास के इस लोकल वेरिएबल को नहीं, इस इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है, और जो सिंपल नेम है वो ये लोकल वेरिएबल है। तो दिस का मतलब क्या है? दिस हमें यूजली ये बता रहा होता है कि इस क्लास के, जिस क्लास के अंदर हम अभी मौजूद हैं, ये उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल है, यानी कि ये वाला वेरिएबल है।
एंड दिस डॉट स्टूडेंट आईडी मीन्स इस क्लास का ये जो स्टूडेंट आईडी है ये वाला है, और ये लोकल वेरिएबल है। सो यू कैन यूज दिस एज वेल अगर आप सेम नेम रखा है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है अपनी क्लास में और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो इस वाले केस में जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होगे तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर इसके लिए आपको एक्सप्लिसिट जाके मीन्स अगर आपकी क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मौजूद है और आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया आपने, तो वो एरर शो करेगा। तो या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि फिर आप जस्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही बनाते जाएं, ये वाले कंस्ट्रक्टर यूज ना करें जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। और अगर आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर हो जो कोई विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, तो फिर उसके लिए आपको एक्सप्लिसिट जाके क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया, और ये आप चाहें तो एम्प्टी छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, लेकिन एक्सप्लिसिट जाके आपको बनाना पड़ेगा। जब मैं इसको रन करूँगी तो ये रन हो गया और इसने ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। और अगर आप अपनी डिफाइन कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं कि हर दफ़ा जब ऑब्जेक्ट बने विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट तो इन वैल्यूज़ के साथ सेट हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? ओके, कोई क्यूरी नहीं है। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, फिर सेव मीटिंग आईडी पे फिर हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। नहीं नहीं, वैल्यूज ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होती है। हर ऑब्जेक्ट की मेमोरी में एक अलग स्पेस होगी। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो उसी ऑब्जेक्ट की होगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो वैल्यू पास करेंगे वो फिर मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसको नई स्पेस एलोकेट होगी, उसका प्रीवियस वाले से कोई लिंक नहीं होगा। इसी तरह आप ऑब्जेक्ट के नाम हम इसीलिए यूज कर रहे हैं कि हम डिटरमाइन कर सकें कि कौन से वाले वेरिएबल में जाके मेमोरी में चेंज करना है। सो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग वैल्यू स्टोर कर रहा होगा मेमोरी में। जब मीटिंग एंड होने वाली है, इसी मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे।